ओके, तो क्या है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? आपका कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है, उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या, जैसे एक सरफेस है यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कहीं भी चेक करोगे, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, सभी जगह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। फाइन, ओके। अब देखिए दूसरी बात, हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। लास्ट प्रॉपर्टी में वापस इसको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि एंड में मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर किया था। वो क्या है? बोलता है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along the x-axis the equipotential surface are plane normal to the x-axis। इसका मतलब क्या है? देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पैरेलल होती हैं इस तरह से, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप एक प्लेन में देख रहे हो, इसलिए आपको है ना ऐसा लग रहा है सिर्फ लाइंस हैं, लाइंस तो है ही। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे करके होती है, यहाँ से भी 10 मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही होती है पूरे की पूरी, ऐसे मीन बंडल की फॉर्म में, फ्लक्स की फॉर्म में। ओके, अब होता क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हमें बनाना होगा वो कैसे बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आपका क्या होगा? सेम होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है ये किसके कारण बनी है? चार्ज के कारण। अब चार्ज के कारण बनी है तो मैं यहाँ पे, जहां पे आपका चार्ज है इसके कारण बनी हुई है, तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को भी ले लो, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस, इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके पीछे भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल में होगी, उसके पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलल में होगी। इन सभी पॉइंट्स को जब आप ऐसे करके जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या देखने को मिलेगा? प्लेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्लेन। वो जो प्लेन होगा, वो जो प्लेन होगा ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप या स्क्वायर टाइप, कैसा भी हो सकता है, तो रेक्टेंगुलर टाइप जो आपका प्लेन देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे प्रॉपर्टी में यही लिखा है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपकी, अलोंग द एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ये क्या होते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, आसान भाषा में क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से जो बने हैं? आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बने हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर होगी बात? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्क्रीन के ऊपर मार्क, इसको मैंने बाहर निकाला था, वापस आ गई। इसके नाम से पता चल रहा है ये क्लास का नहीं है। पहले अपना सही नाम लिख के आओ, फिर बाद में क्लास में एंटर करना। प्राइवेसी लगाना भूल गया था। चलो तू तो बाहर कर। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आपका रिलेशनशिप बनता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, कंसीडर कर लो आपके दो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसे? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये जो पेन है ना आपका, ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, अब यहाँ पे सारी, ये नीचे भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे करके सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इस तरह से आपकी ये काम करता है। वो क्यों होता है आपको यहाँ पे, आप डेरिवेशन करेंगे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस चीज को हमने वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? मान के चलेंगे ये आपका क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान के चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका चार्ज है, और ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, अब देखिए, कंसीडर कर लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक कौन सा? ए और दूसरा कौन सा है? बी। क्लोजली इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेट द पोटेंशियल ऑफ ए बी कितना है? बी ए। और पोटेंशियल जो बी की वजह से वो कितना है? बी बी। ए की, ए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? बी ए।
और जो बी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, बीबी पोटेंशियल हमने मान लिया है। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है वो समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम गलत है, डायग्राम को सही करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब आया ना नाम सही करके, आकाश। तो ये जो सरफेस है आपका, जाके चैट भी बंद कर देंगे, एक सेकंड देना, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी लगाने दो आज। ओके, तो ये सरफेस मान लो आपका कौन सा, जी फर्स्ट वाला, ये कौन सा आपका ए, और ये कौन सा सरफेस आपका बी। ठीक है, तो ये सरफेस आपका कौन सा है, बी। यहाँ पे आपका एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो पॉइंट, यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही है। तो ए सरफेस के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ए सरफेस के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना, मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, वी, यानी कि वी ए इक्वल टू कितना है आपका, वी। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चलोगे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चलोगे, आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर यहाँ पे बी ए था, तो जैसे आप आगे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कितना हो गया, बी माइनस डीवी, कितना हो गया इस सरफेस, कौन से सरफेस पे, बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो बी कितना हो जाएगा आपका, बी माइनस डीवी। जी डीवी क्या चीज है, डीवी देखो, हमने क्या किया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा कम है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिस्टेंस बहुत कम है, तो पोटेंशियल भी जो चेंज आया होगा वो भी क्या हुआ होगा, बहुत कम हुआ होगा। जो चेंज बहुत कम आया उसको मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, डीवी के साथ लिख रहा हूँ। किसके साथ लिख रहा हूँ, डीवी। चेंज क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम, मैं वापिस आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लिए, एक कौन सा ए, दूसरा कौन सा है बी, जो कि क्लोजली स्पेस्ड है, जो मीन्स बिल्कुल पास पास है। पोटेंशियल ए के ऊपर पोटेंशियल कितना है, बी ए है। पोटेंशियल बी के ऊपर पोटेंशियल कितना है, बी बी है। पोटेंशियल ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया हमने, बी मान लिया है। पोटेंशियल जो बी बी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पहले बी थी तो बाद में कम कितनी हो जाएगी, डी बी कम हो जाएगी। तो क्या कम जब भी दिखाना हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस डी बी हो जाएगा। तो डीबी है क्या, ये डिक्रीज इन द पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आपके आगे की तरफ बढ़ते चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उसके कारण धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। पता ना हमने रिलेशन निकाला था, पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे इस चार्ज से आपका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कितना डिक्रीज मानना हुआ हमने, डीबी डिक्रीज मानना हुआ। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? आगे बताता हूं मैं। देखिए, लेट डीएल इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, डीएल डिस्टेंस मान लिया। क्लियर बात? ओके। व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन अलोंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए, जब आप बी सरफेस से ए सरफेस तक एक कौन सा चार्ज लेके जाओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे। आपको क्या करना है, यहां से बी सरफेस है ना, इस सरफेस से इस सरफेस की तरफ क्या लेके जाना है, चार्ज को लेके जाना है। पता है ना, वर्क फाइंड करना होता है हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, फिर देखते हैं कितना वर्क हुआ। वो वर्क हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। हमारा यहाँ पे काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करना है। देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या होगा, बी इक्विपोटेंशियल सरफेस से ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा। तो देखूंगा कितना काम करना पड़ेगा मुझे। और आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी आपको वर्क फाइंड करना, आपका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है एफ डॉट डीएल, लेकिन जब डॉट को हटा देते हो क्या हो जाता है, एफ डीएल कॉस थीटा। ये इससे पहले आपका ये सारे स्टेप आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो एफ डी एल, ये वर्क है बेसिकली। कौन सा वर्क, बी से लेके ए तक आप क्या कर रहे हो, चार्ज को लेके आ रहे हो। बी से लेके ए तक आप चार्ज को लेके आ रहे हो। तो दिस इंप्लाइज बी से लेके ए तक जो चार्ज को लेके आ रहा है एफ डी एल कॉस थीटा। ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आप चार्ज को क्या कर रहे हो, ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, चार्ज को नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, फाइन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि फोर्स जो लग रही है चार्ज के ऊपर, ऊपर की तरफ लग रही है। कैसे, क्या बताया मैंने, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया,
ये जो चार्ज है आपका, ये जो चार्ज है आपका, ये फोर्स किस तरफ लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, लेकिन आप काम किस तरफ कर रहे हो, इस चार्ज को किस तरफ लेके जा रहे हो, इस तरफ लेके जा रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगी, जहां क्या आ जाएगा cos 180 डिग्री आ जाएगा। cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो जहां क्या आ जाएगा -f आ जाएगा। f क्या होता है, f इक्वल टू क्यू ई होता है, q की वैल्यू जहां पे कितनी है 1 है, क्यों, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हो, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा रीजन। फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी e, क्योंकि q की वैल्यू 1 हो चुकी है, q की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो f किसके बराबर हो जाएगा आपका e के बराबर, तो यहाँ पे -e/dl हो जाएगा हमारा क्या वर्क WVA। तो WVA जो आपका होगा, आशीष तुम अभी आया तो माइक ऑन ऑफ मत करो बार बार। तो वर्क कौन सा V से लेके A तक जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो कितना हो जाएगा -e/dl हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मैं चैट को आपके लिए थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, मैंने ज्यादा कुछ शूट देख के रखी हुई थी तभी तुम लोग सिर पे चढ़ जाते हो। ओके आप बता सकते हो कोई डाउट होगी तो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये वर्क कैसे आ गया, ये मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। आपने वर्क डन से ये सारे स्टेप पहले लिखने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेप आपका खत्म होगा, जो कि इक्वेशन नंबर मैंने ए रखा हुआ है। आल्सो हमें एक और चीज पता है, हमें क्या पता है, याद करो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या देखा था, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या होता है VA माइनस VB। वर्क V से लेके A तक आप चार्ज को लेके जा रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है VA माइनस VB हो जाता है ना। अगर ऐसा होता WAB होता तो आप कैसे लिखते VB माइनस BA, उल्टा हो जाता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फाइन, तो नीचे इसके क्या होता है चार्ज होता है, नीचे क्या होता है ये चार्ज होता है Q। यहाँ पे Q हम कितना ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो इसलिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया WBA किसके बराबर हो जाएगा VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट है इसमें, किसी को पूछ सकता है अगर किसी को कोई डाउट होगी तो। अब ध्यान दो WBA जो है वो किसके बराबर, BA कितना माना था हमने V माना था, और BB कितना माना था हमने V माइनस DB माना था। देखिए ध्यान से, BA कितना माना था हमने V माना था, और BB कितना माना था हमने V माइनस DB माना था। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा V माइनस DB, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका WBA किसके बराबर बचेगा आपका DB के बराबर बचेगा। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी B। इक्वेशन A और B को जब आप कंबाइन इक्वेट करो, इक्वेशन A और B को जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या पता मिलेगा आपको, इक्वेशन A क्या थी आपकी ध्यान से देखेंगे WBA इक्वल टू क्या है -EDL, है ना, -EDL, और B इक्वेशन क्या है WBA इक्वल टू DB। तो WBA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -EDL लिख सकता हूँ, और E को मुझे निकालना है तो माइनस और DL को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी E इक्वल टू -DB अपॉन DL मिल जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यार ये क्या कर रहा है तुम, बार बार आ रहा है बॉस, एक तो अपना नाम सही रखने तो मैं बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा -DB अपॉन DL हमारा हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन यहाँ पे देखो आप नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ ये बता क्या रहा है, ये बताता है कि जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है उस तरफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नेगेटिव साइन का ये मतलब है। क्या बताया मैंने, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाके हम बहुत बार यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना है। क्या है फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का रिलेशन। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। तो नेगेटिव साइन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या बताता है, shows that the direction of electric field is in the direction of the decreasing potential, means जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी,
उस तरफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होता जा रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है जिस तरफ आपकी डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो यहाँ पे कि आपको क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और कंक्लूड करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, एक बात को याद रखना है आपने, जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो, जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, उस चीज को हम बोल देते हैं ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आशीष यहाँ पे जुड़ा है, तो आशीष जैसे जैसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, भाग रहा है, धीरे धीरे इसके पहले वेलोसिटी मान लो 100 की वेलोसिटी से भाग रहा था, बाद में 80 होगी, बाद में कितनी होगी 70। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है, माइनस, वैल्यू तो रहने देता हूं आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको देखो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, कोई भी चीज जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज या इंक्रीज यानी कि चेंज होती जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। सेम कहानी यहाँ पे पोटेंशियल के साथ हुई, आपकी पोटेंशियल के साथ हुई। पोटेंशियल में क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ चल रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है चार्ज से, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज तो होता जा रहा है, वो नेगेटिव साइन से हमने दिखा दिया। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डीवी अपॉन डीएल क्या बता रहा है कि एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस डिस्टेंस के साथ आपका पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डिस्टेंस के साथ आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा, डिस्टेंस के साथ क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेते हैं क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी से हम समझा लेंगे क्या होता है अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक्चुअली रेशियो है, किसकी रेशियो है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो की थी आपने, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ एक चार्ज को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था। कितने डिस्टेंस से, डीएल डिस्टेंस से। तो ये एक किस्म की क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये नीचे क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल per unit displacement normal to the equipotential surface at that point is called potential gradient। नहीं समझ आई, देखो समझो कैसे, क्या समझाया मैंने समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी स्टूडेंट जो पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए देखो ध्यान से, एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पे, आप क्या कर रहे थे, एक सरफेस से दूसरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ एक चार्ज को डिस्प्लेस किया, कितने डिस्टेंस से, डीएल डिस्प्लेसमेंट से। और ये कैसा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कैसे कर रहे हो, नॉर्मल परपेंडिकुलर है सरफेस के। दूसरी बात, अब देखो आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करना है। यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलता है, इस नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करते पोटेंशियल ग्रेडियंट में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलता है, ये बात करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड की। बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। जो आपका चेंज, डीवी का मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन किसका चेंज, पोटेंशियल का, किसका चेंज, पोटेंशियल का, उसका हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे, मीन्स कितना आपका पोटेंशियल चेंज हुआ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट, डीएल हमने मानी थी, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, ये आपकी नॉर्मल थी, यानी कि परपेंडिकुलर थी। किसके परपेंडिकुलर थी, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर थी। एंड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमें पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या होता है, कैसे पता चलता है, इट इज ए क्या रेशियो होती है, जहां सिंपल क्या बोल सकते हैं, इट इज गिवन बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द, जहां पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी को कोई डाउट है, सभी को क्लियर है कि नहीं है, एक बार मुझे बता दो जस्ट नो करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने चैट को किया तो है ऑन, एक बार मुझे बता दो।
अनम्यूट करके भी बता सकते हो, मैसेज करके भी बता सकते हो, और कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो डाउट होगी किसी को तो वो पूछ सकता है। नो सर नो डाउट, नो सर नो डाउट। ओके, अगर किसी को शर्म आती है अभी सभी के सामने पूछने में, वहाँ ऑप्शन भी होता है, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरे पास ही फोन पड़ा हुआ, वहां पे भी देख लूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैं समझा रहा था यहाँ पे वही लिखा है। आपको पता ना मॉडुलस में कोई भी चीज ले लो तो मॉडुलस हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो मॉडुलस ऑफ ई इक्वल्स टू किसके बराबर है, माइनस मॉडुलस ऑफ डीबी अपॉन डीएल। तो ये क्या होता है आपका, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ इतना सा है, नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करते हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। तो ये है क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, या लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, विच इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, दूसरे स्कूल के बच्चों का कोई मैसेज नहीं आया, बाकी दूसरे स्कूल वालों को समझ आ रही है अब। यस सर, जतिन, जतिन जस्ट किसके लिए था आपका डाउट के, जतिन आपका डाउट था, वंशिका ओके समझ आ गया आपको। ये जस्ट किसके लिए था, डाउट है कि या समझ आ गई उसके लिए, मैंने अभी देखा था सर समझ आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है वो समझते हैं। देखिए एरिया जो जनरली जो एरिया आपका होता है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वो, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड तो बताएगी ही, साथ में हमें क्या देगी, डायरेक्शन देगी। लेकिन जो एरिया होता है जी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। लेकिन आगे जाके हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आगे जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं वापस से वो बहुत सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके, उनको समझने के लिए पहले यहाँ पे देखेंगे हम एरिया वेक्टर को। एरिया मैंने पहले बता दी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन कुछ केसेस में इनको हमें क्या बनाना पड़ता है, वेक्टर बनाना पड़ता है। वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, इसको आपको इनकी स्टेटमेंट रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बस आपको पता होना चाहिए क्या। देखिए आपको जब भी कोई भी सरफेस दिख रहा है उसका एरिया, जैसे ये रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया हुआ मैंने, तो इसका अगर ये इसका एरिया तो होगा, वो तो सभी को पता है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मुझे डायरेक्शन भी साथ में बतानी है तो मुझे यहाँ पे एक यूज करना पड़ेगा किसको, यूनिट वेक्टर को। क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। आपको मैंने कितनी बार बताया है, जब भी कोई भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है उसको जब वेक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है सर बताओ हमें, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, और हमें क्या दे रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है। इस यूनिट वेक्टर को जब भी हम कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। 11th में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, है ना। ओके, अब यूनिट वेक्टर जाने की डायरेक्शन देता है, लेकिन स्केल आपकी एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर बनाने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसके ऊपर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये यूनिट वेक्टर होता है, याद रखना है आपको, जब भी ये यूनिट वेक्टर आप ड्रॉ करोगे हमेशा नॉर्मल होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब पूछोगे सर अगर सरफेस हमारा कर्व्ड सरफेस है, ऐसे करके सर्कुलर टाइप, आर्क टाइप, है ना, कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर अगर मुझे आपका ये ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है किसके, सरफेस के। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस के लिए हम यूनिट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे, जहां पे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, आपका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर, तो आप इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, ऐसे करके। अब जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, दैट यूनिट वेक्टर शुड बी नॉर्मल टू दिस टेंजेंट, ऐसे करके। एक और एग्जांपल समझो, मान लीजिए आपके पास सरफेस है, कर्व सरफेस, कहां से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। बाद में तो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, उस कर्व सरफेस के एरिया के ऊपर। अब ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, जाने की यूनिट वेक्टर यहाँ पे जो नॉर्मल होना चाहिए वो ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट वेक्टर होना चाहिए इट शुड बी नॉर्मल टू द दिस टेंजेंट लाइन। क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी एरिया को आपको वेक्टर बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ यूनिट वेक्टर ओवर इट, एंड दैट यूनिट वेक्टर शुड बी नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस
और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व सरफेस। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? टेंजेंट ऑफ द कर्व सरफेस। किसी को कोई डाउट है? तब तक मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर किसी को कोई डाउट होगी तो बता देना मुझे एरिया वेक्टर के लिए। तो मैंने क्या समझाया आपको, देखिए एरिया वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन द सॉलिड कर्व सरफेस। आपका जो एरिया वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है किसके बराबर होता है? एरिया। एरिया के बराबर ही होगा वो एरिया किसका, चाहे वो प्लेन है चाहे वो सॉलिड सरफेस है, यानी कि स्फीयर है पूरा का पूरा, सॉलिड होता है वो, तरबूजा हो गया जैसे, और सॉलिड कर्व सरफेस ऑन विच इट्स ड्रॉन एंड इट हैज डायरेक्शन। और जो इसकी डायरेक्शन होती है, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। अगर कोई प्लेन होगा तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, एंड परपेंडिकुलर टू द, जहां क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया होगा तो उसके लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर? टेंजेंट फॉर द कर्व सरफेस एरिया एट दैट पॉइंट वेयर द एरिया वेक्टर इज ड्रॉन। जहां पे आपको क्या ड्रॉ करना होता है? एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होता है। और एरिया वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको। क्या ड्रॉ करना पड़ता है? नॉर्मली एक यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर आपके पास कोई एन है, एन के ऊपर अगर आप कैप लगा दो, ये कैप जब किसी चीज के ऊपर लग जाती है तो समझ जाना वो क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट पूछ सकता है अभी। पुनीता, सैरी, सोनाली, स्नेहा नहीं आई है? किसी को कोई डाउट है? कोई बोल ही नहीं रहा। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके। नो सर, नो सर मतलब कि डाउट नहीं होगी इसलिए नो है। नो डाउट सर, ओके फाइन। तो उस चीज को जो मैं समझा रहा था यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सो एरिया वेक्टर कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर एंड एरिया ऑफ द प्लेन एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फॉर द कर्व सरफेस एट द पॉइंट वेयर द एरिया वेक्टर इज ड्रॉन। जो मैं बात समझा रहा था वही तो लिखी है ना, बार बार उसी को घुमा के लिखा हुआ मैंने। क्या लिखा हुआ है कि जो आपका जो एरिया वेक्टर होता है वो किसका बना होता है? एक तो नॉर्मल वेक्टर होता है यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और साथ में वो पूरा उसका एरिया होगा। और याद है कि आपको बात यहाँ पे क्या रखनी है, आपका जो एरिया वेक्टर जो आप ड्रॉ करते हो है ना, वो जो लाइन ड्रॉ करते हो, एरो ड्रॉ करते हो, वो क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो आपके किसके? सरफेस के ऊपर। जहाँ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? टू द टेंजेंट ऑन कर्व सरफेस। किसके ऊपर? सर कल वाला स्क्रीनशॉट कर देना सेंड ग्रुप में। ओके ठीक है, मैं कर दूंगा कल वाला। पता नहीं मैंने, चलो कर दूंगा मैं। ओके तो ये बात क्लियर होगी सभी को। अब देखो यहाँ पे क्या है? एरिया एलिमेंट वेक्टर। एरिया एलिमेंट वेक्टर, एरिया एलिमेंट वेक्टर यानी कि ये पूरा आपका कर्व सरफेस है। कोई भी सरफेस आपका कर्व सरफेस है ना। अब यहाँ पे मुझे जब एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा ना, तरीका क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैं करूँ पूरा इसका सरफेस एरिया कितना मान लीजिए ऐसा। जब मुझे एरिया एलिमेंट वेक्टर, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आपको एरिया एलिमेंट वेक्टर बनाना होगा तो एरिया एलिमेंट वर्ड जुड़ गया ना, मीन सब थोड़े से एरिया की बात कर रही हूँ। कितने से एरिया की? इतने से एरिया की। थोड़ा सा एरिया तो मैं किसके साथ लिखूंगा? डेल्टा एस के साथ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वेक्टर होना चाहिए। अगर ये वेक्टर होना चाहिए तो मुझे इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को मैं किसके साथ लिख रहा हूँ? एन कैप के साथ लिख रहा हूँ। किसके साथ लिख रहा हूँ? एन कैप के साथ लिख रहा हूँ। जैसे इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया वेक्टर मिल जाएगा। और एरिया वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? डेल्टा एस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस इंटू एन कैप। डेल्टा एस तो सिंपल आपका एरिया था। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर के साथ, ये यूनिट वेक्टर क्या है? नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है? टू द टेंजेंट ऑफ कर्व सरफेस एरिया। देखो इसके ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? एरिया एलिमेंट वेक्टर मिलता है। इसके ऊपर एरो नहीं लगा होता तो मैंने यहाँ पे देखो लगा दिया। तो डेल्टा एस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट जो टर्म आपको याद रखनी है, जब भी आप ये जो आप ये ड्रॉ कर रहे हो ना एरो, ये एरो हमेशा किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, कर्व सरफेस एरिया के केस में। तो द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ फॉर क्लोज सरफेस is taken to be in the direction of outward normal।
जो ये आप नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हो, दिस नॉर्मल शुड बी आउटवर्ड। ये किस तरफ होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए। किसके ऊपर? टू द टेंजेंट ऑफ, किसके और टेंजेंट है? ये आपका कर्व सरफेस का टेंजेंट है। तो एरिया एलिमेंट कैसे लिखना चाहिए, ये बात सभी को समझ आ गई। इस आगे जाके हमने गॉस थ्योरम पढ़नी है, वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगी इन चीजों की। अब आपका होमवर्क क्या है? आज आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वीडियोस होगी वो वाली। अगर किसी को नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। वहां पे जाके आपने टॉपिक कवर करना है आज गॉस थ्योरम का। कल मैं यहाँ पे इस वीडियो में लाइव में आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको तभी समझ आएगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो गॉस थ्योरम का टॉपिक है, उसको अच्छे से कंप्लीट करके आना है आपने, ठीक है? क्योंकि हमें सिलेबस भी जल्दी कवर करना है। तो स्पीड अगर धीरे धीरे मैं यहाँ पे हर चीज को डिटेल में बताता रहूंगा, फिर हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। आप भी देख रहे होगे, हर बात को मैं अच्छा डिटेल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा, जो छुट्टियां मारते हैं आ जाएंगे, 2 दिन क्लास में नहीं होंगे, फिर बाद में बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, फिर तो प्रॉब्लम आएगी। तो यू शुड बी रेगुलर। पहली बात, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर किसी को डाउट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं तब तक आपको बता दूं, अगर किसी को डाउट है तो फटाफट पूछते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा वर्ड है, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब यहाँ पे कोई चीज का झुंड जा रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ना, वाटर वाटर का जो बना होता है, आपकी पाइप से कोई पानी निकल रहा है इस तरह से, ये पाइप है, इसके अंदर से पानी निकल रहा है ऐसे करके, वाटर निकल रहा है जी। जो वाटर से ऐसे लेयर्स आ रही है ना ऐसे करके, जब ये सभी कंबाइन कर देंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है? वाटर का फ्लक्स है। मीन्स कोई चीज का जब एक झुंड करके, है ना, मेरे पास बहुत सारी मीन्स वायर्स हैं, उन सारी वायर्स को मैं इकट्ठा कर दूंगा तो मैं बोल लूंगा मेरे पास फ्लक्स है। किसका? वायर्स का। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से पास हो रही होती हैं एक झुंड में, है ना, पूरी की पूरी एक कंबाइंड फॉर्म में, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या है? मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसका मेजर होता है? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द गिवन एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको इंट्रो दे दिया, फिर उसके बाद आपकी गॉस थ्योरम शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सर कल वाला स्क्रीनशॉट, नो डाउट सर। ओके